वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 38 से देखते हैं। क्वेश्चन है कि द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास 9 आर 30 kg, 35 kg, 37 kg, 40 kg एंड 38 kg। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 5 स्टूडेंट की वेट दी हुई है, मतलब कि 5 स्टूडेंट्स कितने कितने केजी के हैं वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास विल बी, तो उसका उस क्लास का एवरेज वेट कितना होगा वही हमको बताना है। तो सीधा हमको सिर्फ एवरेज निकालने का यानी कि मीन निकालने का हमें सिर्फ फार्मूला लगाना है। और जो फार्मूला है वो काफ़ी सिंपल भी है, मतलब कि एवरेज निकालो या फिर एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, इसको हम मीन भी कहते हैं, मीन या फिर एवरेज। उसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करना है। उसके बाद जितने ऑब्जर्वेशंस है, जैसे यहाँ पे दिया है 5 स्टूडेंट्स, तो यहाँ 5 से डिवाइड करना है। तो ऊपर जितने हैं पहले हमको ऐड कर लेते हैं। पहला है 30 kg, 35 kg, 37 kg, 40 kg एंड 38 kg। इन सभी को हम एक साथ ऐड कर दिए हैं और ऐड करने पे आया है 180। ठीक, फिर टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे वो 5 थे और 180 को तब हम 5 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद 180 को 5 से डिवाइड करने के बाद 36 kg जो आया है ये हमारा एवरेज वेट है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए जिसमें 36 केजी दिया हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं इसके पहले वाली वीडियो में होमवर्क भी दिया था और कई बच्चों ने इसको किया भी है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर जॉइंट देन द फिगर सो फॉर्म्ड विल बी। अगर एक क्वाड्रिलेटर है उनके सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा। तो हमेशा जो बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है। किस तरीके से बनता है मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटर किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ इसकी 4 साइड हो, यही इंपॉर्टेंट है। और इसके सभी मिड पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं। मिड पॉइंट्स, इसका भी मिड पॉइंट्स मतलब कि बीचों बीच के जो पॉइंट है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। अब इनको सभी जो है हम ज्वाइन कर देंगे। फिर जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगा, ये देखो ये लाइन जो है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो फिगर बनता है वो हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। मतलब कि अगर हम इसका नाम ए बी सी डी रख दें तो ये जो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। यही हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन सी में था यही हमारा सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट मीन्स। ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट मीन्स क्या होता है? वर्किंग इन अ बैंक अकाउंट सेक्शन, विथड्रॉइंग मनी या फिर डिपॉजिटिंग मनी। तो ये जो ऑपरेटिंग बैंक है इसका मतलब होता है विदड्रॉइंग मनी और डिपॉजिट मनी, यानी कि दोनों, बोथ बी एंड सी। जो हमारा ऑप्शन सही होगा बोथ बी एंड सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको सम करने पे कितना डिग्री एंगल बनेगा यही हमको बताना है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है कि कोई भी पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हो और वो एक सर्किल के अंदर हो। मैं पहले आपको एक सर्किल बनाऊं, ये सर्किल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब कि एक पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड है और चारों वर्टिक्स, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे कर लो। ठीक, देखो ये मान लो ए बी सी डी, ए डी है। ठीक, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कहाँ पे है, एक सर्किल में है। वो भी किस तरीके से कि सभी वर्टेक्स, यानी कि ए भी है बी सी, चारों वर्टेक्स जो है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे हैं। सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जब चारों वर्टेक्स रहेंगे तब हम इसको कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल अंदर का है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। और ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा। अपोजिट एंगल बोले तो पहले अगर ये बी का हम पहला एंगल माने तो दूसरा एंगल डी है, मतलब कि सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा यही हमसे पूछा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं सम ऑफ एंगल ए प्लस सम ऑफ एंगल ए विद सी, मतलब कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा। तो जो ए प्लस बी का जो सम होगा वही सम
ए प्लस सी का भी होगा। कहने का मतलब कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। ठीक, आप सिंपली 180 डिग्री भी समझ सकते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। उससे पहले हम इसको जो ऑप्शन में आंसर सही है उसको टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अ डाई इज थ्रोन, एक डाई जो हम लूडो खेलते हैं उसको थ्रोन मतलब फेंका गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमको पता करना है। तो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, हालांकि जिसकी ज़रूरत हो तो नहीं आएगा 6 में से कोई भी आ सकता है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जिसमें एक इवन नंबर आए। तो इवन नंबर एक हमारा 2 है, इवन नंबर हमारा 4 है, इवन नंबर हमारा 6 है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इसका फार्मूला हम बता दें तब आपको क्वेश्चन आगे बताते हैं। तो फार्मूला लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब कि पॉसिबल हमको चाहिए इवन, तो इवन में पॉसिबल आउटकम एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है ये 3 हो गए। अब टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम मतलब कितने में से ये 3 आने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में से 3 हमको लाने हैं। तो जो टोटल आउटकम है वो 6 है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 है। तो अगर हम इसको ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में हमको 1/2 दिया हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ए प्राइस ऑफ Rs 30,000, एक स्कूटर को 30,000 देकर खरीदा गया। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ स्कूटर वॉज डिप्रिशिएटेड बाई 6%, एक साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू 6% घट गई। जाहिर सी बात है, हम जब कोई बाइक या गाड़ी खरीदते हैं, जब अगले साल या 3 साल 4 साल बाद जब इसको बेचते हैं तब कम को बेचना पड़ता है, ना कि जितने के लिए हैं उसको उतने पे। तो उसी तरह से इस स्कूटर का दाम भी 6% एक साल में घट गया है। तो फिर पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज, तो एक साल बाद इस स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमसे पहले देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो 30,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 30,000 और टाइम एक साल के लिए है और डिप्रिशिएटेड वैल्यू डी से या डिनोट करो या फिर आर से डिनोट करो, ये परसेंटेज जो है 6%। ठीक, 6%। तो हमको अमाउंट पता करना है कि एक साल बाद उस स्कूटर का कितना दाम होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 - R/100 की पावर टी, यही हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम रख के इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 30,000 है, तो हम यहाँ 30,000 रख देंगे। 1 माइनस जो आर है डिप्रिशिएटेड वैल्यू है, कितना परसेंट डिप्रिशिएट हुआ है, ये 6% हुआ है, तो 6 नीचे 100 कितने साल के लिए है, एक साल के लिए, आफ्टर 1 ईयर क्वेश्चन में पूछा है। तो बस अब इसको सॉल्व करना रह गया है। इसको हम करेंगे 30,000। अब देखो जो किनारे रहता है और जो नीचे रहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 100, बीच में जो है वो माइनस ही रहेगा, 6/100। इन सब चीज़ को मैं अपने पहले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आप फिर भी अगर ना देखना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपली LCM लेके कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा 30,000, यहाँ से जब 100 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94, नीचे तो 100 रहेगा ही। ठीक, अब देखो यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए, जो बचा हमारा और 94 × 3, 94 × 3 और यहाँ पे 00, यही हमारा आंसर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा 12, 1 कैरी, 9 3 27 और एक जो कैरी था वो 28, तो यहाँ पे 00 का है। ठीक, यानी कि जो एक साल बाद हमारे स्कूटर को जो दाम बचेगा वो बचेगा Rs 28,200। पहले कितना था, 30,000 था, अब घट के 28,200 हो गया, क्योंकि अब कुछ पुराना हो गया है। ठीक, अगर हम अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन आई थिंक पहले ही ऑप्शन में हमको 28,200 रुपये दिए गए हैं। ठीक,
अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको चुनना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 12 हो। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो सभी में 12 दिख रहा है पहला, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन ट्रिपलेट है कौन नहीं। तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो कॉमन है उनको हम याद कर लें तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद करने के जैसे मैं कहा था कि 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 ये भी एक ट्रिपलेट है, 12 35 37 ये भी एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 ये भी एक ट्रिपलेट है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से 12, इसको 2 से 30 26, मतलब कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसी तरह के इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, मतलब किसी भी का मल्टीपल मल्टीपल करोगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला देखो 6 8 10 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है। ठीक, इसी तरीके से 12 35 37 ये भी एक ट्रिपलेट है जो मैं आपको बताना चाहता था कि ऑप्शन में सी जो है हमारा यही ऑप्शन सही है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 12 है। तो 12 से स्टार्ट होने वाले 12 35 37। तो याद करने की ट्रिक भी किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके याद कर सकते हैं या फिर 3 4 याद कर लेंगे, आपको बाकी क्वेश्चन के लिए आसानी होती रहेगी। ठीक, इसके पहले बारे में मैं वीडियो में मैं इस तरीके के क्वेश्चन को करा चुका हूँ और एक कॉन्सेप्ट से भी करा चुका हूँ कि जो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जैसे इसका जनरल फार्मूला होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये एक जनरल फार्मूला होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 12 होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 2m होता है, तो 2m इज इक्वल टू 12 रख देंगे। 2m इज इक्वल टू 12, यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी कि m की वैल्यू आ गई 6। अब m स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे तो m की जगह 6, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये है जनरल फार्मूला ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, 2m की वैल्यू हम 12 करके m की वैल्यू 6 निकाल चुके हैं। जब यहाँ पे हम रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 ये आ जाएगा 35। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 ये आ जाएगा 37। तो आपको इतना टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसका जनरल फार्मूला लिखें फिर उस पर जो है क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपल जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं अगर आप उसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और वो ट्रिपलेट्स यही सब हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप जाके नेट से पूरा ढेर सारा ढूंढ लें उसको याद करें, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। जैसे इसको तो अभी क्वेश्चंस को देखते देखते समय ही ये इतने जो 3 4 हैं याद हो सकते हैं और इतने ही आपके लिए काफ़ी भी हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका जो ऑप्शन था वो तो सी हो ही गया, 12 35 37। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सिंप्लीफाई हमको करना है कि अंडर रूट में 0.00001331 डिवाइड बाई 81 इंटू 90,000, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके हम आपको दिखाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे तो देखेंगे डेसिमल कितने डिजिट बाद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बाद हमारा डेसिमल नंबर है। तो जब डेसिमल को हम हटाएंगे तो नीचे 8 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इसको जब हटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 1331। नीचे हमको 81 लिखने के बाद 10 जीरो एक्स्ट्रा लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 नहीं 80, क्योंकि 8 डिजिट बाद हमारा डेसिमल नंबर था। और ये पूरा जो बड़ा सा नंबर है ये है अंडर रूट में और इंटू 90,000 ये एक्स्ट्रा है, ये अंडर रूट के बाहर है। ठीक तो आप अगर 1331 को ध्यान से देखें तो ये 11 का क्यूब रूट है, यानी कि अगर हम 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 11 इंटू 11 तो ये आ जाएगा 1331। ठीक, इसको आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे 1331 है, इसको आप किस तरीके से, जैसे पहले सबसे पहले 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 से 1 2 1 में जाएगा, फिर उसके बाद 11 से करेंगे 11 से 11 में जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो 11 1 11 हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक,
ये एलसीएम जिस तरह लिया जाता है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 जब करेंगे तो आपका 1331 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9, ठीक। और यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब कि 100 इंटू 100, मैं पेयर बना रहा हूँ कुछ नहीं, ठीक। पेयर बनाने से हमारा स्क्वायर रूट का अंडर रूट निकल जाता है, ठीक। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर बना के हम जो पेयर बनेगा उसका एक पेयर बाहर ले लेंगे। जैसे बना 11 इंटू 11, तो जो बाहर आएगा वो सिर्फ 11 आएगा और अंदर 11 बचा रहेगा क्योंकि इसका कोई अगला पेयर नहीं है। सेम इसी तरह नीचे से सिर्फ 9 इंटू 9 बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 9 आएगा, इसका सिर्फ 9 आएगा, इसका सिर्फ 100 आएगा, इसका सिर्फ 100 आएगा। तो यहाँ से 9 चला आया, अब यहाँ से आएगा 100, यहाँ से बाहर आएगा 100, ठीक। जो वैल्यू आई ये इतनी आई, लेकिन अभी एक्स्ट्रा जो 90,000 था वो उसको मल्टीप्लाई करना बाकी है, ये 90,000। अब देखो ये अंडर रूट से बाहर आ चुका है सब। अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका पेयर बना के एक पेयर का एक डिजिट निकाल लो, ठीक, जिस तरीके से मैं निकाला अभी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 4 0 कैंसिल, नीचे 4 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचा 11 इंटू 11 डिवाइड बाई, अभी 9 नीचे है तो 9 यहाँ पे भी है, 9 देखो यहाँ पे भी है, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो जो सिंप्लीफाई करने पे आया हमारा आंसर ये है 11 रूट 11। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चंस आप ये देख के ना भागें, कॉन्सेप्ट को समझें, आप आसानी से समझ जाएंगे। थोड़ा मैं अजीब टाइप में बताया भी हूँ लेकिन आई होप तब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें जिसमें 11 रूट 11 है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जिसमें 11 रूट 11 है यही हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं और यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि x इफ़ x अपॉन 3 + 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15 देन द वैल्यू ऑफ x इज। एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें x वेरिएबल है, उसी वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालना है। तो इस तरीके का एक सेम क्वेश्चन सिर्फ डिजिट बदली हुई थी, वो क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं देखें तो कोई बात नहीं।